देखिए लास्ट टर्न पे आपको कैटनरी में एक क्वेश्चन करा दिया गया था, ठीक है। कैटनरी के अप्रॉक्स जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे आपको करा दिए गए हैं, लगभग सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन अब आपका बाकी है, ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लिया जाए। क्वेश्चन आपको कल लिखवा दिया गया था। देखिए आपको पहले भी बताएं कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, टाइम का अभाव है, ना आप उतना पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ा भी दिया गया तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। उसी क्रम में आपको कल एक क्वेश्चन कराया गया था जो कि कई साल पूछा गया है। कहा गया था आपसे, अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W, a uniform string of weight W is suspended from 2 points at the same level, ठीक है। एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसको सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है 2 पॉइंट से जो दोनों सेम लेवल में है। मान लिया जाए कि A और B 2 पॉइंट्स है, A और B, जिससे किसी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग को सस्पेंड किया गया। ये रही हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, ठीक। आगे इसके बारे में कहा गया है, इस पूरी स्ट्रिंग का वेट W है, कैपिटल W बी द वेट ऑफ होल स्ट्रिंग, वेट ऑफ होल स्ट्रिंग। कैपिटल W आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग का वेट है। आगे देखिए, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। 2 पॉइंट से हैंग किया गया A और B से जो दोनों सेम लेवल पे हैं। एंड W डैश इज अटैच्ड टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट। मान ले रहे हैं इस केस में जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है वो C है। ध्यान दीजिएगा क्या होगा। एक रस्सी को हम लोगों ने इस तरीके से बांध दिया, ब्लैक बोर्ड के इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर पे एक रस्सी को U शेप में बांध दीजिए। फिर आप क्या करिए, उसके लोवेस्ट पॉइंट पे एक वेट को ले जा करके हैंग कर दीजिए। जैसे ही हम इस लोवेस्ट पॉइंट पर एक वेट हैंग करेंगे W डैश, तुरंत आपका ये कैटनरी डिफॉर्म हो जाएगा। जनरली आप लोग क्या देखते होंगे, कुछ दूर का एजम्पशन मत लीजिए, नॉर्मली एक एजम्पशन लीजिए। आप लोग ने देखा होगा कि तस्वीरों पे मालाएं पहनाई जाती हैं, ठीक है। माला आपके शेप की होती है, 2 पॉइंट से होकर के जाती है। एक वेट ले लीजिए और उस वेट को लटका दीजिए। क्या होगा, जैसे ही वेट लटकेगा तुरंत आपकी माला UV शेप में हो जाएगी, उसकी गोलाई खत्म हो जाती है। मतलब जैसे ही हमने ये वेट लटकाया, कैटनरी तुरंत डिफॉर्म हो जाएगी और इस शेप की बन जाएगी। ये रहा हमारा शेप जो कि डिफॉर्म हो गया। मतलब सबसे पहले हमने एक U शेप में कैटनरी ली, चूँकि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग अपने में होने वाले बेंडिंग का कोई भी विरोध नहीं करती है। उस स्ट्रिंग के लास्ट कॉर्नर पे हमने जैसे ही वेट W डैश लटकाया, वेट के इफेक्ट के कारण ये जो आपको स्लोप दिख रहा था तुरंत ये V शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप अपने माइंड में उस चीज़ को एज्यूम करिए, कंसिडरेशन लाइए, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक रस्सी को ऐसे लीजिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जो आपकी पतली इलास्टिक आती है, वेट लटकाइए, तुरंत आप देखेंगे कि वो V शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही ये V शेप में कन्वर्ट हो गई, ये पॉइंट हमारा C, मान ले रहे यहाँ पे आ गया C डैश, ठीक है। C पॉइंट कहाँ टेंड कर गया, C डैश पे, जहाँ पे ये C आपका कैटनरी, बिफोर कैटनरी का लोवेस्ट पॉइंट था, बिफोर कैटनरी का लोवेस्ट पॉइंट था, और C डैश इसकी न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन ऑफ C, न्यू पोजीशन ऑफ C। दोनों में डिफरेंस को फील करिए। पहले आपकी कैटनरी थी, कैटनरी के लोवेस्ट पॉइंट पे वेट लटकाया, वेट लटकाते ही वो इस तरीके से हो गई, स्ट्रिंग आपकी V शेप में ट्रांसफॉर्म हो गई। जिस पॉइंट पे वेट लटकाया था वो पॉइंट घिसक करके नीचे आ गया, C डैश बन गया। मतलब C किस में कन्वर्ट हो गया, C डैश में। बस दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आया, C इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटनरी ACB। यहाँ पे C ACB का लोवेस्ट पॉइंट था। लोवेस्ट पॉइंट का मतलब इस पे लगने वाला टेंशन T नॉट होगा, विच इज हॉरिजेंटल। लेकिन C डैश, C की न्यू पोजीशन हो गई, लेकिन C डैश इज नॉट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ न्यू कैटनरी। C डैश इस C की न्यू पोजीशन होगी, C घिसक के C डैश पे आ गया। ये लोवेस्ट पॉइंट था इस कैटनरी का, बट ये लोवेस्ट पॉइंट है ही नहीं। क्यों नहीं है ये लोवेस्ट पॉइंट, क्योंकि अभी तो हमारी कैटनरी बनी ही कहाँ है,
भाई लोवेस्ट पॉइंट तो तब आएगा ना जब कैटनरी हो, कैटनरी होगी तो लोवेस्ट पॉइंट होगा, कैटनरी नहीं होगी तो लोवेस्ट पॉइंट नहीं होगा। ये कैटनरी थी तो इसका लोवेस्ट पॉइंट सी था, इस पे वेट लटका तो ये डिफॉर्म हो गई, नाउ इट इज नॉट अ कैटनरी। अब आफ्टर डिफॉर्मेशन ये कैटनरी नहीं है, कैटनरी नहीं है तो सी डैश इसका लोवेस्ट पॉइंट नहीं है। तो सी डैश क्या है? सी डैश कुछ और नहीं बल्कि सी की न्यू पोजीशन है, सी डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ सी। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सी इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ओल्ड कैटनरी जबकि सी डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ सी। सी डैश सी की न्यू पोजीशन है। अब बात ये उठती है कि भाई जो रिजल्ट्स हम जानते हैं वो तो हम सब कैटनरी में जानते हैं, लेकिन ये और ये तो कैटनरी है ही नहीं। तो आपको कल कैटनरी को रीजनरेट करना बताया गया था। कहा गया था कि जो आपके स्पेक्ट्स में लेंसेज लगते हैं वो लेंस ऐसा जो दिखता है होता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्पेक्ट्स बनाने वाले स्पेशलिस्ट हैं वो एक ऐसे लेंस को काट देते हैं, कभी कॉनकेव बना देते हैं, कभी कॉन्वेक्स बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं वो कि आपकी पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। फोकल लेंथ निकालने का मतलब वो ये इस बात को देखना चाहते हैं कि आपको कितनी दूर की चीज़ें साफ नहीं दिख रही हैं, आपकी विजिबिलिटी में कहाँ दिक्कत आ रही है। जितनी विजिबिलिटी में दिक्कत आती है उसको 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर्मूले से सेट करके फोकल लेंथ निकालते हैं। जो फोकल लेंथ आती है उसी फोकल लेंथ का एक ग्लास का स्पेयर वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और जब उससे आपके स्पेक्ट्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंस कटते हैं तो इधर के कटे हुए लेंस को कॉन्वेक्स, इधर के कटे हुए लेंस को कॉनकेव कहा जाता है। तो ये आपका जनरेशन था लेंस का। तो जब लेंस की हम लोग डेफिनेशन देते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि लेंस है, ये डेफिनेशन देते हैं कि ये लेंस उस गोले का कटा हुआ हिस्सा है जिसकी फोकल लेंथ इतनी है। तो क्या हुआ, ये लेंस को अगर हमको देखना है तो इस लेंस को देखने के लिए सबसे पहले हमको ये स्पेयर को देखना होगा। जब तक आप अपने अजम्पशन में स्पेयर को नहीं लाएंगे तब तक इस लेंस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें, एप्लीकेबल करें, तो ये जो आपका स्ट्रिंग का सेक्शन मिल रहा है, इस स्ट्रिंग की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप इसको कैटनरी में कन्वर्ट ना करें। दो सेक्शन है, इससे कैटनरी बनाएंगे तो मान ले रहे इससे बनने वाली कैटनरी ये है, और ठीक इससे कैटनरी बनाएंगे तो मान लेंगे इससे बनने वाली कैटनरी ये है। अब अगर आप देखें इस पोर्शन को हम ढक दें तो देखिए एक कैटनरी ये बन रही है, एक कैटनरी ये बन रही है। इस पूरे प्रोसीजर में हुआ क्या, सबसे पहले हमने एक कैटनरी को लिया ACB where C is the lowest point. If C is the lowest point then the tension at C is equal to T naught which is horizontal. फिर हमने क्या किया, C पे ले जाके एक वेट को हैंग किया which is equal to W डैश। जैसे ही हमने C पे वेट को हैंग किया तुरंत ये जो कैटनरी का शेप था ये नीचे आ गया और कैटनरी हमारी डिफॉर्म हो गई, इस V शेप में हो गई। अब हम इसको कैटनरी नहीं बोलेंगे, कैटनरी नहीं बोलेंगे तो मान लेंगे कि ये वाला उस कैटनरी का हिस्सा है जिसका लोवेस्ट पॉइंट ये मतलब D डैश है या D है, और ये उस कैटनरी का हिस्सा है जिसका लोवेस्ट पॉइंट D डैश है। तो हुआ क्या, एक कैटनरी पे एक वेट हैंग करने के बाद वी कंस्ट्रक्ट टू कैटनरीज। एक कैटनरी के लोवेस्ट पॉइंट पे एक वेट हैंग किया, देन देयर विल बी कंस्ट्रक्टेड टू कैटनरीज। एक कैटनरी रीजनरेट हो गई टू कैटनरीज में। अब D और D डैश क्या है, D and D dash is the lowest point of new catenary, lowest point of new catenary। ये डिफरेंस है। पहले वाली कैटनरी का लोवेस्ट पॉइंट C था, C पे वेट को हैंग किया गया, वो पॉइंट नीचे आया, नीचे आने के बाद वो C डैश बन गया। C डैश जिन दो आर्क का पॉइंट था उससे हमने दो कैटनरी को रीजनरेट किया। एक कैटनरी बन गई ADB, दूसरी कैटनरी बन गई BD डैश A, जहाँ D इस कैटनरी का
का लोवेस्ट पॉइंट है और D डैश इस वाली कैटनरी का लोवेस्ट पॉइंट है। तो पहले वाली ओल्ड कैटनरी का लोवेस्ट पॉइंट C, न्यू कैटनरी का लोवेस्ट पॉइंट D एंड D डैश वेयर C डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ C। ये इस क्वेश्चन के बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये आपके सेल्फ एज्यूमनेशन है कि आप किस तरह से इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन में लाएंगे और इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। एक कैटनरी लिया जिसका लोवेस्ट पॉइंट C, वेट हैंग किया, तुरंत ऐसे ये हो गया, इसकी पोजीशन नीचे आ गई, C की न्यू पोजीशन बन गई C डैश। हम बस C डैश के बारे में इतना जानते हैं, C डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ C। इसके अलावा हम C डैश के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। C डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ C। अगर C की A से डिस्टेंस L थी तो C डैश से भी डिस्टेंस L ही रही होगी, बस इतना मतलब है। दैट मीन्स अगर C A की पोजीशन L है तो C कहाँ टेंड कर गया, C डैश पे, तो इसकी भी वैल्यू L रहेगी। केवल और केवल इतना ही यूज है इस C का। फिर कहा गया कि ये जो दोनों सेक्शंस मिले ये तो कैटनरी है ही नहीं, तो इससे हमने दो कैटनरी को रीजेनरेट किया, एक का लोवेस्ट पॉइंट D और एक का लोवेस्ट पॉइंट D डैश माना। अब हम केवल इसमें से एक ही कैटनरी की स्टडी करेंगे, इस कैटनरी की स्टडी करेंगे, इस वजह से हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे केवल बस इतना बना के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, सारी स्टडी हम केवल एक तरफ करेंगे, एक ही कैटनरी के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी के लिए रिजल्ट्स एज सच करके लिख देंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अपना रिजल्ट कि tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस W बाई W डैश। देखिए इस क्वेश्चन में आगे आपको और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W, ये हमने यूनिफॉर्म स्ट्रिंग बनाई थी वेट W की, इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल, 2 पॉइंट्स दैट इज A एंड B एट द सेम लेवल से हैंग किया गया है। इफ W डैश इज अटैच्ड टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट, W डैश एक वेट है जो इसके लोवेस्ट पॉइंट से हैंग किया गया और ये पूरा कंस्ट्रक्शन फिर इसके अंदर आया, वो पूरा कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया गया है। आगे कह रहा है if alpha and beta are now the inclination to the horizontal of the tangents at the highest and lowest point, वेट को हैंग करने के बाद जो लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट है उस पे खींचा गया टेंजेंट हॉरिजेंटल से अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। अब आपको ये चीज़ दी गई है, वेट को हैंग करने के बाद मान ले रहे ये हमारा x एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये हमारा y एक्सिस हम ऊपर ले गए हैं। पता है इसकी वैल्यू क्या है आपको, एक्सिस ही इसको एज अ सिमेट्री की तरह बिहेव कराती है, इसलिए इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यह हमारा y एक्सिस हो गया। देखिए अब ये जो नई कैटनरी आपको दिख रही है, इस नई कैटनरी का हाईएस्ट पॉइंट है ये तो कह रहा है ये एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल बना रहा है और मान ले रहे हैं इसके टेंजेंट की दिशा में लगने वाला टेंशन T अल्फा है। आपको पता है किसी भी पॉइंट पर लिया गया टेंशन उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। हमसे कहा है कि वेट को हैंग करने के बाद जब वेट हैंग हो जाए उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट A पे खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा था, मान लिया उसका टेंशन T अल्फा है। आगे कह रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट पर खींचा गया टेंशन एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है। अब लोवेस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये बिहेव करेगा लोवेस्ट पॉइंट की तरह। आपको ये बात क्लियर हो गई कि एक लोवेस्ट पॉइंट हमारा ये है, इस पे खींचा गया टेंजेंट, देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना रहे हैं, देखिएगा
डायग्राम साफ साफ बनाइएगा भाई, मेरा तो मार्कर है तो हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन मेजरमेंट्स है नहीं मेरे पास, इस वजह से सो बनता है। मेजरमेंट की कोई बात नहीं है, बस क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये लोवेस्ट पॉइंट था, ये लोवेस्ट पॉइंट पर खींचा गया एक टेंजेंट हमारा ये है, ये कह रहा है एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बनाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ये मान ले रहे हैं टी बीटा है, और आपको पता है एक ये लोवेस्ट पॉइंट है, और इस लोवेस्ट पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट भी बीटा एंगल बनाएगा, ये भी मान लिया टी बीटा है। ठीक है, आगे देखिए, एक पॉइंट डी था, एक पॉइंट डी डैश था, इस पे भी खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बनाया, इस पे भी खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बनाया। टेंजेंट्स की दिशा में यहाँ पे भी टेंशन टी बीटा, यहाँ पे भी टेंशन टी बीटा। अब आगे देखिए, अगर अब हम कंपोनेंट्स बनाए तो टी बीटा ऐसा हो गया, टी बीटा का एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, अगेन एक टी बीटा उस पॉइंट पर ऐसे हो गया, इसका एक कंपोनेंट ये रहेगा, एक कंपोनेंट ये रहेगा। ये वाला टी बीटा एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, और ये वाला टी बीटा भी एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है बीटा। इसकी वैल्यू होगी टी कॉस बीटा, एंगल से सटा हुआ कॉस, दूसरा वाला साइन, ये भी होगी टी बीटा साइन बीटा, और यहाँ पे ये कंपोनेंट आपको मिलेगा एंगल से सटा हुआ टी बीटा कॉस बीटा, और ये वाला कंपोनेंट फिर मिलेगा टी बीटा साइन बीटा। होगा क्या, ये टी बीटा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, ये टी बीटा एक्स एक्स प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये दोनों इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बच गया ये और ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ, ये भी प्लस वाई एक्सिस की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा 2t बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू, कहते हैं जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस कंडीशन में प्लस एक्स एक्सिस की दिशा में लगने वाले सारे फोर्स का एल्जेब्राइक सम 0 और प्लस वाई एक्स एक्सिस की दिशा में लगने वाले सारे फोर्स का एल्जेब्राइक सम 0 होता है। चूँकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो प्लस एक्स एक्सिस की दिशा में जो फोर्स लगेंगे, एक होगा टी बीटा कॉस बीटा, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो माइनस टी बीटा कॉस बीटा, और कोई फोर्स इस पे दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स टी बीटा कॉस बीटा माइनस टी बीटा कॉस बीटा इज ऑलरेडी इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। दूसरा प्लस वाई एक्स एक्सिस की दिशा में लेंगे, प्लस वाई एक्सिस की दिशा में, तो टी बीटा साइन बीटा, टी बीटा साइन बीटा, ये दोनों प्लस वाई एक्सिस की दिशा में है, और जब इसको भी आप प्लस वाई एक्सिस की दिशा में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 2t बीटा माइनस साइन बीटा इज माइनस डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2t बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश। ठीक है, ये एक्सप्रेशन एक आपका हो जाएगा जो फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से लिया गया है कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या चीज़ सीखा, कैटनरी के लोवेस्ट पॉइंट पे वेट हैंग किया तो वो डिफॉर्म हो गई, सी डैश में कन्वर्ट हो गई। सी डैश इज़ द न्यू पोजिशन ऑफ सी, सी डैश इज़ द न्यू पोजिशन ऑफ सी। उसके बाद क्या किया गया, जब ये डिफॉर्मेशन हमको मिला तो ये दोनों ही कैटनरी नहीं था, इससे हमने एक कैटनरी बनाया जिसका लोवेस्ट पॉइंट डी, इससे हमने दूसरी कैटनरी बनाया जिसका लोवेस्ट पॉइंट डी डैश। डी एंड डी डैश बी द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ न्यू कैटनरीज। क्वेश्चन में दिया है वेट को लटकाने के बाद हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट्स क्रमशः अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट अल्फा एंगल,
लोवेस्ट पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट्स बीटा एंगल, मान ले रहे हैं इस पर खींचा गया टेंजेंट का टेंशन टी अल्फा, इस पे खींचे गए टेंशंस टी बीटा है। तब इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया तो उसमें हमको क्या मिला, प्लस एक्स एक्सेस के अलोंग लगने वाले सारे फोर्स का एल्जेब्राइक सम दैट इज कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दोनों किसके बराबर होंगे, जीरो के। कैपिटल एक्स जीरो के बराबर क्या, कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कैपिटल वाई को जीरो के बराबर करते ही ये एक्सप्रेशन मिला। अब इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से ये चीज़ अब हमको प्रूफ करनी होगी। ये इस पूरे क्वेश्चन का क्राइटेरिया था, ठीक है। तो पहले इसकी थियोरी को लिख लीजिए कि क्या क्या क्राइटेरिया से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तब हम लोग आगे फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। लिखिए, डायग्राम रुक के बनाइएगा। लिखिए, लेट अस कंसीडर अ कैटनरी ACB, let us consider a catenary ACB whose lowest point is C, whose lowest point is C, full stop. Let capital W be the weight of whole catenary, let capital W be the weight of whole catenary, WHOLE, whole catenary, such that 2L, such that 2L be the length of catenary, such that 2L be the length of कैटनरी, फुल स्टॉप। लाइन चेंज करके लिखिए, लेट आ वेट W डैश, लेट आ वेट W डैश इज हैंग टू द लोवेस्ट पॉइंट C, to the lowest point C of the catenary, comma, so that C takes its new position C dash, so that C takes its new position C dash, so that C takes its new position C dash, जिस वजह से C एक नई पोजीशन पे आ जाता है और वो पोजीशन क्या है, C डैश, फुल स्टॉप। लेट द कैटनरी इज डिफॉर्म, लेट द कैटनरी इज डिफॉर्म, then we can consider, ऐसा करने से कैटनरी हमारी डिफॉर्म हो गई और हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि AC डैश उस कैटनरी का पार्ट है जिसका लोवेस्ट पॉइंट D है। AC dash is the part of that catenary which has the lowest point D. लिखिए, then we can consider AC dash is the part of that catenary, AC dash is the part of that catenary, is the part of that catenary whose lowest point is D, whose lowest point is D, and also BC dash, and also BC dash
is the part of another quaternary. BC dash is the part of another quaternary whose lowest point is D dash. Whose lowest point is D dash. Whose lowest point is D dash. ठीक है, ये हमने आपको पूरा कंस्ट्रक्शन लिखवा दिया है कैटनरी के बारे में कि किस तरीके से कैटनरी रीजनरेट की जाएगी आफ्टर द डिफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड कैटनरी। ओल्ड कैटनरी के लोवेस्ट पॉइंट पे वेट हैंग किया, वेट हैंग करने से वो पॉइंट नीचे आया, ये जो कैटनरी ऐसे था वो वी शेप में कन्वर्ट हुआ। वी शेप इज नॉट द कैटनरी, तो ये हिस्सा हमने कंसीडर किया एक नई कैटनरी का है, ये हिस्सा भी हमने कंसीडर किया एक नई कैटनरी का है। दैट मीन्स after the suspension of a weight W dash, after the suspension of the weight W dash at the lowest point of old catenary, it will always deformed and make the parts of two new catenary. इस केस में हमेशा और हमेशा दो न्यू कैटनरी के आपको पार्ट्स मिलेंगे। अब हम मान लेंगे कि वेट सस्पेंशन के बाद लो हाईएस्ट पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट अल्फा एंगल बना रहा है और लोवेस्ट पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट बीटा एंगल बना रहा है। लिखिए लाइन चेंज करके, आफ्टर द वेट सस्पेंशन या आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ वेट, after the suspension of weight, after the suspension of weight, comma, let us consider the tangents at lowest, the tangents at highest point capital A. After the suspension of weight, let us consider the tangents at the highest point capital A and the lowest point capital D and D dash, and the lowest point capital D comma D dash, capital D comma D dash makes an angle alpha and beta, makes an angle alpha and beta to the horizontal respectively, to the horizontal respectively, full stop. Let T alpha and T beta, let T alpha and T beta be the tensions at the point capital A and capital D, at the point capital A and capital D, comma D dash respectively, comma D dash respectively. Then in the case of equilibrium, the component of all the forces, along x-axis and y-axis is 0. Along x-axis and y-axis is 0. नीचे से लिखिए दैट इज, ये एक्सप्रेशन उतारिए और डायग्राम बनाइए। दैट इज ये एक्सप्रेशन दोनों उतारिए और ये वाला डायग्राम और ये दोनों डायग्राम बनाइए। ठीक है, उतारिए इतना।
हो गया भाई, बन गया डायग्राम। चलिए आगे लिखिए। अब हम लोग के पास केवल एक काम है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। अब हम सारी चीज़ें मिटा रहे हैं, डायग्राम साफ से ढंग से बनाइएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को केवल सॉल्व करने चल रहे हैं, देखिएगा। एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, देखिए जो एक्सप्रेशन आया है वो है 2t sin बीटा इज इक्वल टू w डैश। दिस इम्प्लाइज 2, आप जानते हैं सिंस t इज इक्वल टू w इंटू वाई, यहाँ रख दीजिए w इंटू वाई साइन बीटा इज इक्वल टू w डैश। नीचे से लिखेंगे वेयर w इज द वेट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। उतार के इतना, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक उतारिए। फिर देखिए नीचे से लिखिए सिंस कैपिटल W, सिंस कैपिटल W इज द वेट ऑफ होल कैटनरी, सिंस कैपिटल W इज द वेट ऑफ होल कैटनरी, सिंस कैपिटल W इज द वेट ऑफ होल कैटनरी। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू, ये पूरी कैटनरी का वेट है, ये एकांक लंबाई का वेट है। अगर पूरी लेंथ 2L हो, एकांक लंबाई का वेट स्मॉल w, एकांक लंबाई का वेट स्मॉल w, टोटल लेंथ 2L, तो टोटल वेट कितना होगा 2LW, बट दिया गया है कैपिटल W इज द टोटल वेट, दैट मीन्स कैपिटल W इज इक्वल टू 2LW। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 2L। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। दूसरा होता है एंड y इज इक्वल टू c sec psi, y इज इक्वल टू c sec psi। y कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, जैसे y लोवेस्ट पॉइंट पे लेते हैं, लोवेस्ट पॉइंट क्या है d, तो इस पे एंगल कितना है बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू c sec बीटा। आपको पता है y जो होता है इसी पॉइंट को लिया जाता है, इस पॉइंट पे एंगल अल्फा और बीटा, लोवेस्ट पॉइंट को लेंगे तो एंगल कितना है बीटा, इसलिए y इज इक्वल टू c sec बीटा। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 3। ये लिखिए ये दोनों लिखिए। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट 1, 2 और 3 का यूज़ 1 में करने चल रहे हैं, मिलेगा 2, W की जगह W अपॉन 2L, Y की जगह C sec बीटा 2, W की जगह W अपॉन 2L, Y की जगह C sec बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू W डैश। दिस इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा C tan बीटा इज इक्वल टू W डैश अपॉन W इंटू L। 2 से 2 कैंसिल, W डैश अपॉन W इंटू L इज इक्वल टू C साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। दिस इम्प्लाइज, आपको पता है सिंस, जानते हैं सिंस S इज इक्वल टू C tan साई, तो इस पॉइंट पे निकालेंगे लोवेस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ से मिल जाएगा S इज इक्वल टू W डैश अपॉन W इंटू L। दिस इम्प्लाइज S अपॉन L इज इक्वल टू W डैश अपॉन W। दिस इम्प्लाइज रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आएगा W अपॉन W डैश, पलट दीजिए, W अपॉन W डैश इज इक्वल टू L बाई S। W अपॉन W डैश इज इक्वल टू L बाई S। उतारिए इतना। जहाँ पे हमने माना है कि ये डिस्टेंस S है, चूँकि आपको पता है कैटनरी की टोटल लेंथ 2L है, तो इसकी आधी कितनी होगी L। अगर CA बराबर L है और C टेंड कर रहा है C डैश पे, तो C डैश A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी L, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी L होगी। ये डायग्राम में बना लीजिएगा अपने। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मतलब W बाई W डैश की हमको वैल्यू मिल गई। नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था S इज इक्वल टू C tan साई। सिंस वी नो दैट S इज इक्वल टू C tan साई, लिखिए सिंस वी नो दैट S इज इक्वल टू C tan साई,
अब इस इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे सी डैश के लिए और ए के लिए। जब सी डैश के लिए रीराइट करेंगे तो एस की जगह एस, ठीक, और एंगल हम इस कंडीशन में लेंगे बीटा। और जब ए के लिए रीराइट करेंगे तो कहेंगे एस, देखिए सी यहाँ आ गया, एंगल इसके लिए भी यही बिहेव करेगा। और जब इसके लिए रीराइट करेंगे तो एंगल क्या लेंगे अल्फा, और लेंथ क्या होगी एस प्लस एल, क्योंकि आपको पता है सी डैश ए की भी लेंथ कितनी आ रही है एल। इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो मिलेगा एस इज इक्वल टू सी टेन बीटा एंड एस प्लस एल इज इक्वल टू सी टेन अल्फा। ठीक है, हमने इक्वेशंस को रीराइट कर दिया है दिए गए पॉइंट्स के लिए। नाउ अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, s प्लस एल अपॉन एस इज इक्वल टू सी टेन अल्फा अपॉन सी टेन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, डिवाइड होगा 1 प्लस एल अपॉन एस इज इक्वल टू, सी से सी कटेगा, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। दिस इम्प्लाइज, पहले लिख रहे हैं टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एल अपॉन एस की जगह डब्लू बाई डब्लू डैश, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4। और यही हमको प्रूफ करना था। क्या बताया है इसमें कि इस इक्वेशन को रीराइट किया जा रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए। तो ए पे तो आपको दिख रहा होगा s प्लस ये डिस्टेंस, और सी डैश ए किसके बराबर है l के, तो s प्लस l और एंगल अल्फा। और इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है s और एंगल कितना है बीटा, डिस्टेंस s और एंगल कितना है बीटा। तो हमने दोनों पॉइंट्स के लिए इस इक्वेशन को रीराइट किया है। लिखिए, सिंस वी नो दैट s इज इक्वल टू सी टेन साई, नीचे से लिखिए रीराइट दिस इक्वेशन फॉर द लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, रीराइट दिस इक्वेशन फॉर लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, रीराइट दिस इक्वेशन फॉर लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, कॉमा वी गेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए। उतारिए। हो गया भाई। नेक्स्ट हेडलाइन देखिए, ये कैटनरी का मेन सेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कैटनरी का यूज़ वैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहाँ करते हैं।
तो अब हम लोग उस टॉपिक की स्टडी करने चल रहे हैं। मतलब अभी तक तो हमने कैटनरी के बारे में सब पढ़ा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कैटनरी है, कैटनरी का एक्चुअली कंसेप्ट दिमाग में आया कैसे, कैसे किसी मैथमेटिशियन ने ये देखा कि ये शेप कैटनरी है, उसका इक्वेशन रीजनरेट किया, कैटनरी में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं कि उसका वर्टेक्स होता है, उसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, उसका लोवेस्ट पॉइंट होता है, उसकी एक्सेस होती है, स्पैन होता है, सैगिंग होती है। फिर हमने देखा कि उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे उसमें किन्हीं दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बनाया जाता है। ये सब चीज़ें हमने कैटनरी के बारे में देख ली। ठीक है, अब एक्चुअल में कैटनरी का यूज़ कहाँ है, हम वो चीज़ देखने चल रहे हैं। तो उसके लिए हेडलाइन डालिए, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। Approximation of common catenary. Approximation of common catenary. देखिए क्या एक्चुअली में पाया गया, जैसे आपने पढ़ा था कि पैराबोला का शेप भी कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनाएं तो ये पैराबोला बन जाता है। तो अब बात हमको ये समझनी है कि ये कब पैराबोला होगा और ये कब हमारा कैटनरी बनेगा। तो अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है किन कंडीशंस के तहत हमारा कैटनरी पैराबोला बन जाएगा, या किन कंडीशंस के तहत हमारा कैटनरी किसी इनफाइनाइट कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी की सीमाएं, उसकी लगभग वैल्यूज़ की किन दायरों में ये कर्व कैटनरी है, उस दायरे के लेफ्ट क्या है, उस दायरे के राइट क्या है। मतलब किन कंडीशंस में ये कैटनरी रहेगा और किन अदर कंडीशंस में ये अदर कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को हम पढ़ने चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी के अंदर। ठीक है, चलिए लिखिए। इसमें थोड़ा सा, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, बारी बारी से लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, इसमें केवल आपको देखना है कि क्या क्या परिस्थिति आएंगी कि कैटनरी हमारा चेंज हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी का पहला पॉइंट लिखिए। देखिए यहाँ पे, सिंस वी नो दैट द Cartesian equation of common catenary is, कैटनरी का कार्टेशियन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। दिस इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी की जगह लिखा जा सकता है e पे पावर x बाई सी प्लस e पे पावर माइनस x बाई सी अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला होता है। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू सी बाई 2, e टू द पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, प्लस e पे पावर माइनस x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस x बाई सी प्लस x स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब अपॉन सी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू सी बाई 2। एक काम करिए, हायर और जो कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे x बाई सी से x बाई सी वाला टर्म कैंसिल, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, मतलब जितने भी ऑड पावर्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएगा और ये इवन टर्म्स वाले 2 टाइम्स आएंगे। 2 टाइम्स का मतलब 2 कैंसिल होकर के केवल क्या देगा, c। जैसे 1 + 1 2, ये टर्म ऐड हो करके 2 टाइम्स, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल।
बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन सी पे पावर 4 होल अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स पे पावर 6 अपॉन सी से पावर 6 होल अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ठीक, अब एक काम करिए कि x बाई सी के हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दीजिए। सिंस कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, x बाई सी इज सो स्मॉल, x बाई सी बहुत छोटा है, सो नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ x बाई सी कॉमा वी गेट, हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो मिलेगा y इज इक्वल टू सी 1 प्लस ये सब हायर ऑर्डर से नेग्लेक्ट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए c प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c, दिस इम्प्लाइज 2c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2cy इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2cy माइनस c। जो अगर आप देखें तो एक x में इक्वेशन है और y का लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये पैराबोला को शो कर रहा है। चूँकि x का पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सेस, ये एक पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो कुछ इस तरीके से बनेगा। उतार लीजिए, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इसका होगा 2c। आपको पता है जो बाहर लिखा होता है इसी को लेटस रेक्टम कहते हैं, 2c। आपको पता है T नॉट इज इक्वल टू W इंटू सी होता है, तो इससे अगर लिखे c की वैल्यू तो 2T नॉट अपॉन W के बराबर हो जाएगी। तो ये उस पैराबोला का इक्वेशन है जिसका लेटस रेक्टम या तो 2c है या 2T नॉट अपॉन W है। क्यों? क्योंकि T नॉट की वैल्यू होती है W इंटू सी। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है जिसमें हमने ये देखा कि कब हमारी कॉमन कैटनरी पैराबोला में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब द कंडीशन व्हेन द पैराबोला इज रिड्यूस्ड इन, when the common catenary is reduced in parabola, यही इसका पहला अप्रॉक्सीमेशन है। उतार लीजिए पूरा। दूसरा अप्रॉक्सीमेशन भी आज करा देंगे, दूसरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक दो टॉपिक छोटे छोटे और बचेंगे, वो अगले टर्न पे बताएंगे। मुश्किल से आधे घंटे का चैप्टर और रह गया। यहाँ तक उतार के बता दीजिए, हमको मिटाएंगे फिर।
यहाँ तक हो जाए तो बताइएगा। चलिए दूसरा अप्रॉक्सीमेशन देखिए, यहाँ से मिटा रहे हैं हम। दूसरा अप्रॉक्सीमेशन, इसमें हमने इस अप्रॉक्सीमेशन में हमने क्या माना कि x बाई सी बहुत छोटा है। नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हम मानेंगे कि x बाई सी बहुत बड़ा है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ये। अब हम कहेंगे सिंस x इज वेरी लार्ज देन x बाई सी इज ऑल्सो वेरी लार्ज। आपको पता है किसी दी गई कैटनरी के लिए c कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो भी हम अप्रॉक्सीमेशन देते हैं वो c को ध्यान में रख करके देते हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हमने कहा कि x बाई सी बहुत छोटा है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हम कह रहे हैं कि x बाई सी बहुत बड़ा है। अगर x बाई सी बहुत बड़ा है तो x बाई सी कहाँ टेंड करेगा? इनफाइनाइट पे। तो e पे पावर x बाई सी भी कहाँ टेंड करेगा? e पे पावर इनफाइनाइट पे। e पे पावर इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट पे। ठीक, एंड e पे पावर माइनस x बाई सी का मतलब होता है 1 अपॉन e पे पावर x बाई सी। ठीक, इज इक्वल टू, ये टेंड करेगा 1 अपॉन e पे पावर x बाई सी कहाँ टेंड कर रहा है? इनफाइनाइट पे। दिस इम्प्लाइज e पे पावर माइनस x बाई सी टेंड करेगा 0 पे। देन e पे x लार्ज है, x बाई सी लार्ज है, हैंस इस कंडीशन में आपने देखा कि e पे पावर माइनस x बाई सी टेंड करेगा 0 पे, सो दैट नेग्लेक्टिंग e पे पावर माइनस x बाई सी कॉमा वी गेट, जैसे ही हम नेग्लेक्ट कर देंगे इसको तुरंत हमको मिलेगा यहाँ नेग्लेक्ट कर दीजिए, आएगा y इज इक्वल टू सी ई पे पावर x बाई सी अपॉन 2, जो कि एक्सपोनेंशियल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, विच शोज द कैटनरी, विच शोज दैट common catenary, which shows that common catenary is an exponential curve, exponential curve। उतार लीजिए, पहले वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए फिर ये उतार लीजिए। उतार के बताइए।
बाकी अब कल बताएंगे।